बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गार्डन से लापता होने वाले दोनों बच्चे 9 रोज गुजर जाने के बावजूद बाजियाब न हो सके। अली रजा की वालिदा के बाद आलियान की वालिदा ने भी रेंजर्स से मदद मांग ली। सिंध रेंजर्स ने भी बच्चों की बाजियाबी के लिए काम शुरू कर दिया। आलियान की वालिदा ने कहा कि हमें 100% यकीन है कि रेंजर्स बच्चों को ढूंढ निकालेगी। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन गुजर गए, गार्डन से दोनों गुमशुदा बच्चे ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। ज़मीन खा गई आसमान, बच्चे नहीं मिल पाए। कल हमने अली रज़ा की वालदा से बात की थी, आज हम आलियान की वालदा के साथ मौजूद हैं। अली रज़ा की वालदा ने रेंजर्स से मदद तलब की थी, जिस पर रेंजर्स ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए खबर का ये बताइएगा बच्चा अभी तक नहीं मिला। कल हमारी अली रज़ा की वालदा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें रेंजर्स की मदद की ज़रूरत है, जिस पर रेंजर्स वालों ने रब्ता किया और वो कल से रेंजर्स भी लग गई है। क्या मुतालबा करेंगी आप? बच्चे नहीं मिल रहे, कहाँ गए? पुलिस से आप सेटिस्फाई हैं पुलिस की तफ्तीश से? देखिए कि आज 9 दिन हो गए, हमारे बच्चों को कोई पता नहीं है और बच्चे यहीं पर खेल रहे थे। ये नहीं कि मैं किसी मार्केट में गई चलो मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए या मैं किसी और इलाके में, अपने ही इलाके में थे। तो वही बात हुई, ज़मीन का आ गई आसमान। पुलिस ये है कि पुलिस हाथ में नहीं कहते, वो हमारे साथ में है। जैसे एक एरिया में हम गए, एक एरिया को कुछ मखसूस घरों में एक एरिया को कवर किया, देख लिया। सर्च ऑपरेशन चाहती हूँ। 3 दिन से मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि रेंजर्स एजेंसी सब मिल के काम करें। अगर ये काम करेंगे तो होगा। कल रेंजर्स से नोटिस लिया है, हमारी खबर के बाद अली रज़ा की वालदा ने रेंजर्स से मदद मांगी, हमने खबर नशर की, जिस पर रेंजर्स ने तमाम तफसीलात ली हैं। अब रेंजर्स भी लग गई है इस मैटर के अंदर। तो पुलिस की तफ्तीश कैसी है, कहाँ तक पहुँची है, कुछ बताया पुलिस ने अब तक आपको? जी पुलिस ये बता रहे हैं, जो मोटरसाइकिल था वो उन्होंने कहा कि ये मतलब दिखाया मुझे यहाँ से जा रहा तो सेम मेरा बच्चा ये, लेकिन कहीं पर ये किस तरह है पता नहीं, ये बेस बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, क्या करें, क्योंकि उनकी एक गुरो है और कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। मगर रेंजर्स पर इत्मीनान का इजहार है मुगवी बच्चों की वालदैन का। इनका पहले कल अली रज़ा की वालदा ने भी कहा कि रेंजर्स की मदद की ज़रूरत है। आलियान की वालदा भी आज ये कह रही है कि रेंजर्स अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके बच्चों को ढूंढ निकालेगी तो 100% बच्चे मिलेंगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कराची में बच्चों के अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लापता होने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये 2 बच्चे भी इस तरीके से लापता हुए हैं। पुलिस ताहाल बच्चों को ढूंढने में नाकाम है। अब रेंजर्स ने इस पर काम शुरू किया और जो वालिदैन हैं उन्होंने रेंजर्स पर जो है वो के हवाले से कहा है कि हमें सिंध रेंजर्स पर यकीन है कि सिंध रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर इस पर काम करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। जी, नॉर्थ कराची में अगवा के बाद 7 साला सारिम का कत्ल। डीआईजी वेस्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी ने केस पर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद 7 साला सारिम का कत्ल। डीआईजी वेस्ट की जानिब से बनाई कमेटी ने केस पर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कमेटी कत्ल की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश करेगी। हुकाम के मुताबिक कमेटी ने मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। डीआईजी वेस्ट ने तफ्तीश के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई थी। एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के सरबराह डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल फरीद मुकर्रर, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, इन्वेस्टिगेशन अफसरान कमेटी का हिस्सा है। आपको बताते चलें कि 7 साला सारिम की लाश घर के करीब पानी के टैंक से मिली थी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सारिम को वहाँ गिराया गया है या वो खुद गिरा। लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ज़्यादती की तस्दीक भी हुई और ये भी बताया गया कि कत्ल करके गला दबाकर उसे कत्ल किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिसके बाद 3 दिन पहले, यानी कि जिस दिन लाश मिली उससे 3 दिन पहले उसकी लाश को टैंक में फेंक दिया गया था। और जब लाश को बरामद किया गया तो ये जाहिर किया जा रहा था कि जैसे बच्चा खुद पानी के टैंक में गिरा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने, तफ्तीशी हुकाम ने इस बात को वाज़ेह किया कि बच्चा खुद नहीं गिरा था, उसको कत्ल करके वहाँ फेंका गया और उसके बाद उसके करीबी अजीज़ को भी हिरासत में लिया गया था। शक की बिना पर उसके DNA करवाए जा रहे हैं। अभी मज़ीद तफ्तीश होना बाकी है। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद 7 साला सारिम का कत्ल। डीआईजी वेस्ट की जानिब से बनाई कमेटी ने केस पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में कायम लड़कियों का कॉलेज ऑफ नर्सिंग लावारिस हो गया। कॉलेज में 12 से ज़ायद कबाड़ की गाड़ियां खड़ी कर दी गई, गटर के ढक्कन टूट गई, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, गंदगी के ढेर लग गए, हर तरफ ताफुन फैलने लगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तालिबात भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। तालिबात और प्रिंसिपल कहती हैं इस माहौल में किस तरह तालीम दी जाए।
सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में कायम लड़कियों का कॉलेज ऑफ नर्सिंग लावारिस। कॉलेज में 12 से जायद कबाड़ की गाड़ियां खड़ी कर दी गईं, गटर के ढक्कन टूट गए, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया, गंदगी के ढेर लग गए, हर तरफ ताफुन फैलने लगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तालबात भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। तालबात और प्रिंसिपल कहती हैं कि इस माहौल में किस तरह तालीम दी जाए। आपको बताते चलें कि सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में कायम लड़कियों का कॉलेज ऑफ नर्सिंग लावारिस कॉलेज में 12 से जायद कबाड़ की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। इब्राहिम रिंद वहां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इब्राहिम, बताइएगा सारा मामला क्या है? शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई, हवाओं का रुख भी तब्दील, लेकिन फजाई आलूदगी बदतर हो गई। AQI के मुताबिक पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची आज भी सर फहरिस्त है। क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर यासिर हुसैन कहते हैं कि आइंदा माह के आखिर तक फजाई आलूदगी खत्म हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो शहर कायद का मौसम खासा खुशगवार है। सर्दी की शिद्दत में भी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जहां शहर का मौसम भी तब्दील हो रहा है, हवाओं का रुख भी बदल रहा है, लेकिन जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बरकरार है। और आज सुबह के औकात में भी जो कराची है वो आलूदगी में पहले नंबर पर मौजूद रहा। तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर यासिर हुसैन। हम उनसे जानते हैं। सर, आप हमें बताइएगा कि हवाओं का रुख भी तब्दील हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो आलूदगी है वो ख़त्म नहीं हो रही। जी बिल्कुल सही है। और जैसा कि हम पहले इसको फॉलो करते रहे हैं, तो हर सर्दी में ये वक्त आता है कि जिसमें कि एयर क्वालिटी तमाम शहरों की, लाहौर की भी, कराची की भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हवा जो है वो सुस्त हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सी वेस्ट से हवा आ रही है, लेकिन ये कि उसमें टेम्परेचर का फ़र्क आ गया है थोड़ा सा। और लेकिन एयर क्वालिटी पे जो है, फ़िज़ाई आलूदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो और बुरी हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ जो हैं ये हवा में ज़र्रात जो हैं, ये कुछ तो ये सहरा की तरफ से जो बलूचिस्तान की साइड है, कुछ उसमें से आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो इसका वो है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उसमें जो ज़र्रात होते हैं। अभी मुझे बताएं कि फ़िज़ाई आलूदगी कब ख़त्म होगी? जी, ये तकरीबन आप समझें कि ये फरवरी के एंड तक जो है ये ख़त्म हो जाएगी, और फिर हवा का रुख फिर से चेंज होगा, और फिर मौसम बहार और फिर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो फिर उसमें ये होता है कि हवा की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, माहिर माहौलियात यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि फ़िज़ाई आलूदगी अभी बरकरार है, लेकिन फरवरी के आखिर तक ये फ़िज़ाई आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तब तक शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है कि वो मास्क पहने, बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकल रहे हैं तो अपनी एहतियात करें। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी, सरकारी गाड़ी माले गनीमत समझकर अपनी बनाओ और सुकून से चलाओ। गाड़ी महकमा रसद कीमत और रसद की मालिक असिस्टेंट डायरेक्टर बन बैठा। सरकारी गाड़ी माले गनीमत समझकर अपनी बनाओ और सुकून से चलाओ। गाड़ी महकमा कीमत और रसद की मालिक असिस्टेंट डायरेक्टर बन बैठा। महकमे की लग्जरी गाड़ी पर असिस्टेंट डायरेक्टर काबिज। मीर शाहनवाज सरकारी गाड़ी वापस करने को तैयार नहीं। महकमे ने अफसर को GSF 760 रेवो वापस करने के लिए शो कॉज जारी कर दिया। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा कीमत व रफ्त की लग्जरी गाड़ी पर असिस्टेंट डायरेक्टर के काबिज होने का इंकशाफ हुआ। ये सरकारी गाड़ी मीर शाहनवाज के लिए माल गनीमत बन गई है। महकमा कीमत व रफ्त के असिस्टेंट डायरेक्टर 2020 मॉडल की गाड़ी जो है वापस करने को तैयार नहीं है। ये गाड़ी GSF 760 नंबर प्लेट पर रीवो गाड़ी है, जिसको वापस करने के लिए जो है महकमा कीमत व रफ्त ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अफसर यानी मीर शाहनवाज को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया और कहा है कि 3 रोज के अंदर ये सरकारी गाड़ी वापस करें, वरना उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस से जो है शोकाज नोटिस सेक्शन अफसर जनरल महकमा कीमत व रफ्त निजामुद्दीन सोलंकी के दस्तखत से जारी किया गया है और कहा गया कि अगर 3 रोज के अंदर गाड़ी वापस नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि उन्होंने न सिर्फ गाड़ी अपने कब्जे में रखी, ये गाड़ी इनका इस्तेकाक जो अफसर का इसके लिहाज से भी ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन महकमे की सरकारी गाड़ी पर ये काबिज बनकर इस्तेमाल करने लगा है, जिसके बाद से मावन खास महकमा बरा कीमत व रफ्त
ओस्मान हिंगरो की हिदायत पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुक्ल नोटिस जारी करके गाड़ी वापस करने की हिदायत कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तरक्की के मुंतज़िर सब इंस्पेक्टर्स के अपर एडवांस कोर्स के लिए फ़िटनेस लाजिम। 164 SIs को तिबी मुआयने के लिए पुलिस अस्पताल पेश होने का हुक्म जारी। नोटिफिकेशन की कॉपी सिर्फ सिटी 21 पर आप देख सकते हैं। तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस में जो अफसरान जो तरक्की के मुंतज़िर थे वो एक कड़े इम्तिहान में पड़ गए हैं और इसकी वजह यह है कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक एक सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है जिनको अपर एडवांस कोर्स के लिए जो है वो सेलेक्ट किया गया है और इन तमाम की जो लिस्ट जारी की है इसमें लिस्टेड जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तरक्की होगी अपर कोर्स के बाद इंस्पेक्टर के ओहदे पर। तो उनके लिए जो लाजमी शर्त रखी गई है वो उनकी फ़िटनेस की बेहतरी पर रखी गई है कि अगर वो फिट होंगे, उनकी फ़िटनेस ठीक होगी तो ही उनको अपर एडवांस कोर्स में दाखिला दिया जाएगा जिसके बाद वो तरक्की पा सकेंगे। तो इसके लिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है वो सिटी 21 ने हासिल किया है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि 164 सब इंस्पेक्टर्स हैं सिंध भर के और ख़ास तौर पर इनमें कराची के 164 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको अपर कोर्स के लिए जो है वो लिस्टेड किया गया है और इनको यहाँ के जो MS हैं पुलिस अस्पताल गार्डन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इनके सामने रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है। वहाँ पर ये अपना फ़िटनेस टेस्ट करवाएंगे, इनके तमाम तर जिस्मानी टेस्ट होंगे और जो भी इनकी फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आएगी उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बाद इनको अपर कोर्स को करने की इजाज़त होगी और इनका जो है तरक्की का मामला भी सीधा होगा। साथ साथ इन तमाम अफसरान को जिनको 164 सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट बनाई गई है इसके लिए जो है वो DG FIA को भी ख़त लिखा गया है, चेयरमैन एंटी करप्शन को भी ख़त लिखा गया है और स्पेशल ब्रांच के जो एडिशनल IG हैं उनको भी ख़त लिखा गया है कि इन तमाम 164 सब इंस्पेक्टर्स के बारे में पूरी मालूमात, इनका पूरा रिकॉर्ड फराहम करें कि अगर ये किसी माजी में करप्शन के केस में मुलविस रहे तो भी इनका डेटा सामने आ जाए या माजी में कभी किसी मुकदमे का इन्होंने सामना किया हो और गिरफ्तार भी हुए हो, किसी क्रिमिनल सरगर्मी में मुलविस हों तो उसकी भी क्लियरेंस के लिए जो है तमाम इदारों को ख़त लिख दिया है कराची पुलिस चीफ ने और साथ साथ में फ़िटनेस की शर्त रख दी गई है और इनसे कहा गया है कि 1 माह के अंदर अंदर ये लोग जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो यहाँ पुलिस हॉस्पिटल के हैं उनके रूबरू पेश हों, अपना जिस्मानी पूरा मुआयना करवाएं, मुआयना करवाने के बाद फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेकर वो इस अपर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात हमें बता रहे थे। फ़िटनेस सर्टिफिकेट होगा तो तरक्की मिलेगी। कराची पुलिस चीफ ने सब इंस्पेक्टर्स के एडवांस कोर्स के लिए फ़िटनेस चेकअप की शर्त रख दी है। कराची पुलिस के 164 सब इंस्पेक्टर्स को पुलिस अस्पताल से फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेने का हुक्म जारी हो गया। नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। आप ये देख सकते हैं एडवांस कोर्स के लिए सिलेक्ट होने वाले सब इंस्पेक्टर MS पुलिस अस्पताल के रूबरू हाजिर हों। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के तहत चौथी सिंध रिसर्च टेक्नोलॉजी शो पर नुमाइश। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चेयरमैन HEC सिंध के हमरा फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने डोर मैट की मदद से बिजली तैयार करने का मंसूबा तैयार कर लिया। 2 रोज़ा नुमाइश में 470 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में और हायर एजुकेशन कमीशन सिंध के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा टेक्नोलॉजी पर मबनी आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और आज इस कॉन्फ्रेंस का पहला रोज़ है। इस वक्त जामिया NED की कुछ तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बड़ी यूनिक सी टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करते हुए एक बड़ी यूनिक सी एक चीज़ बनाई है कि ये जो आप एक डिवाइस देख रहे हैं, बेसिकली इस डिवाइस को डोर मैट के तौर पे जो है यूज किया जाएगा जिससे बिजली की पैदावार जो है वो की जा सकती है। आप मुझे बताइए ये किस तरीके से आपने इसका ख्याल अपने जहन में लाया, कितना टाइम लगा और किस तरीके से बिजली इसको में बनाई जा सकती है? देखिए जब आप चलते हैं, अभी आप जैसे एक्सपो में चल रहे हैं तो आपकी बॉडी से जो है मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है। तो हमने उस वेस्ट मैकेनिकल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हाइब्रिड सिस्टम बनाया है। ये मॉड्यूल आपके सामने है, इसमें ट्राइबो और पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स है। ये जो आप
देख रहे हैं ऊपर ये पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है, और ये जो टेक्सटाइल बेस्ड मतलब डेनिम जो होता है, डेनिम जीन्स वो उस कॉटन से बनती है, वो हमने वो यूज़ किया, ट्राइपो लेयर और PTFE टेफ्लॉन, दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और ये जो है ये भी स्पीकर्स में मौजूद होता है, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आप मुझे बताइए कितना टाइम लगा इस मंसूबे को तैयार करने में? हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा इतनी एफर्ट्स लगी हैं। बेसिकली हमें इसका फिजिकल मॉड्यूल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम सिमुलेशन की तरफ जाएंगे, जो कि हम जो है उस पर जस्ट हमने सॉफ्टवेयर अपलोड करना और वो हमें खुद ही बना के दे देगा और रिजल्ट्स भी हमें खुद ही प्रोड्यूस करके दे देगा। NIT यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ये तालिब इल्म है, और अगर इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर यूटिलाइज़ किया जाए तो यकीनन बहुत बड़े तादाद में जो है इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। जी, पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर खर्च कर दिए। मौशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के पहले 6 माह में 204 अरब मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर डाले हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए इदारा शुमारे पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी है और जिसमें दरामदी बिल के बारे में बताया कि मुसलसल इजाफा हो रहा है दिसंबर 2024 में, और पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए के मोबाइल फ़ोन दिसंबर में जो है इम्पोर्ट किए हैं। और यहाँ पे देखा जाए रवा माली साल 6 माह में पाकिस्तानियों ने 204 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन की दरामद पर खर्च कर दिए। माशी चैलेंजेस के बावजूद स्मार्टफोन की दरामद का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता माली साल 6 माह में पाकिस्तान ने 237 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन दरामद किए थे। और यहाँ देखा जाए एक साल में रुपए की कदर बेहतरी की वजह से मोबाइल फ़ोन की दरामदी बिल में कमी हुई है। एक साल में अमरीकी डॉलर 283 रुपए 30 पैसे से घटकर 278 रुपए 12 पैसे तक गिर गया। रवा माली साल 6 माह में देखा जाए अमरीकी डॉलर में पाकिस्तानियों 73 करोड़ 34 लाख डॉलर के मोबाइल फोन दरामद किए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल 6 माह में मोबाइल फोन की दरामद पर तकरीबन 79 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। और नवंबर 2024 के मुकाबले दिसंबर 2024 में जो है मोबाइल फोन की दरामद पर एक माह में 9.5% का इजाफा देखा गया है। ठीक है, अब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मारी मिनरल्स का सैंडक में माइनिंग का अहम मुआहिदा है। मारी एनर्जीज ने मुआहिदे की तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी। खत के मुताबिक मारी एनर्जीज की ज़ेली कंपनी मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी से मुआहिदा कर लिया। तफसीलात जान लेंगे, अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए माइंस एंड मिनरल की जो सेक्टर है उससे एक अच्छी खबर आई है कि मारी मिनरल प्राइवेट लिमिटेड का सैंडक में जो है माइनिंग का अहम मुआहिदा हो गया है। मारी एनर्जी से मुआहिदे की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी हैं और जिसमें बताया है मारी एनर्जी की डेयरी कंपनी मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी से मुआहिदा कर लिया है और मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुआहिदे के जरिए 5% जो है शराकतदारी हासिल कर ली है। कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी बलूचिस्तान में चाकी पर सैंडक माइनिंग पर प्रोजेक्ट पर इंतजाम संभाली हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मनफी का रुझान। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट जफर मोतीवाला का कहना है कि मार्केट में खबर ज़ेरे गर्दिश है, नॉन फाइलर्स को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी नहीं करने दी जाएगी। इस वक्त मार्केट में बेचैनी मौजूद है। मज़ीद जानेंगे, अयाज राना से बताइएगा। जी, कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है और आज हमने देखा मार्केट पे जो है एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर इस वक्त 300 से ज़ायद पॉइंट्स हैं वो 100 इंडेक्स माइनस कर चुकी है। क्या वजूहत बन रही हैं कि मार्केट हम देखते हैं कि कभी तेज़ हो जाती है और एकदम कोई ऐसी खबर होती है जो मार्केट के लिए डैमेजिंग होती है। क्या कोई खबर ऐसी आई है जो मार्केट के लिए इस दफ़ा डैमेजिंग है? हमारे साथ इस वक्त जफ़र मोती मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर हैं PSX से। जफ़र भाई, क्या हो रहा है? ये मार्केट अच्छी चलती चलती कोई एकदम खबर आती है और मार्केट जो है उसको नेगेटिव ले लेती है। देखिए, ये हुकूमत का खुद का क्या धरा होता है कि रूमर को बढ़ाते हैं और फिर उससे मार्केट के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर उनको वापस मोटिवेशन करने में 15 दिन, महीना, 2 महीना भी लग सकता है। अब नई खबर ये आई कि नॉन फाइलर्स को स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। आपके पास फाइलर 40 लाख है और 40 लाख में से भी 25 लाख तो वन टाइमर हैं जिन्होंने सिर्फ भर दिया है और कहा है नो इनकम। ठीक है, अब 25 करोड़ आवाम में आप अगर नॉन फाइलर्स को हटा देंगे तो ये शुगर की इंडस्ट्री के वडेरे शेयर होल्डर बनते हैं, सीमेंट के बनते हैं। अब अगर कोई ऑफ सिटी कराची से बाहर ऑफिस खोलता है तो उधर सब कैश पे ट्रेड हो रही है, टोटल कैश पे ट्रेड हो रही है स्टॉक्स का। अगर उनको बंद कर दिया तो वो ऑफिस भी बंद हो जाएंगे, वो इन्वेस्टर भी चले जाएंगे और फिर मार्केट में एक क्राइसिस आ जाएगा। तो मैं मशवरा दूंगा गवर्नमेंट को कि ऐसी रूमर्स फैलने से पहले ही आप रोक दें। 27 जनवरी को जो आपकी आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें जो खुशखबरी है उसको बूस्टर बनाएं और मार्केट को तेज करवा दें।
ठीक जैसे कि जफ़र मोती उनका कहना है कि मार्केट को जो डैमेज होता है वो नॉन फाइलर की खबर है कि उसको स्टॉक्स एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। ये वो खबर जो है वो रूमर बनती हुई लोगों पे थोड़ी सी बेचैनी पाई जा रही है इन्वेस्टर्स के अंदर। साथ साथ कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि 27 तारीख को जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बूस्टअप करें ताकि मार्केट के लिए एक अच्छा माहौल बने और मार्केट में दोबारा से सरमायाकारी जो है वो तेज़ी से हो सके और मार्केट जो है नए रिकॉर्ड की तरफ आगे की तरफ बढ़ सके। जी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब के काउंसल जनरल से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम-मुकाम काउंसल जनरल अब्दुर्रहमान और दीगर सफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए सऊदी अरब के सफारती किरदार को सराहा। मजीद तफसीलात जान लेंगे खुर्शीद रहमानी से। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब की कौंसल खाने आमद है। इस हवाले से कायम कौंसल जनरल अब्दुल रहमान साद जुमा ने और दीगर सफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया। कौंसल खाने में रेड कारपेट इस्तेमाल पर गवर्नर सिंध ने इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने गजा जंग बंदी माहिदे के लिए सऊदी अरब के सफारती किरदार को बेहद सराहा, जबकि गवर्नर सिंध ने गजा माहिदे पर अहम किरदार अदा करने पर कौंसल जनरल को गुलदस्ता और मिठाई पेश की। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब के कौंसल जनरल से बराना मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में पाक सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस मौके पर गवर्नर सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी कौम का जो है सऊदी अरब से जज्बाती लगाव है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत, बेरोजगारी में नुमाया कमी हो रही है, जबकि सऊदी अरब के सरमायाकारों को सूबे की पुरकशिश शोबों से फायदा उठाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। अब आपको बताएं कि सट्टेबाज सरगर्म हो चुके हैं और चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। होलसेल ग्रोसर्स ने चीनी की कीमत 170 रुपये तक जाने का इंदिया दे दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत सट्टा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करे, सट्टेबाजों को रोका ना गया तो चीनी के दाम मजीद बढ़ेंगे। मजीद जान लेते हैं काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 20 से 22 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ है 1 से 1.5 माह के दौरान। क्या मेजर इसके रीज़न है? मेरे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स मौजूद है। रऊफ भाई बताइएगा क्या मामला है, सट्टेबाज सरगर्म हो चुके हैं या दीगर कोई और वजूहत है? देखें, चीनी के जो रेट थे उसको एकदम जो ऊपर जाने की रोज़ाना की बेस पे ऊपर जा रही है। इसकी एक बेसिक वजह है कि सट्टा माफिया इसमें सरगर्म है, जिससे कि पिछले सालों में हुआ था कि 80 रुपये की चीज़ 180 रुपये पहुँच चुकी थी। शुगर कार्टेल और ये सट्टा माफिया इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। तमाम एजेंसी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए और इस पर एक्शन उठाया जाए, जब जाके काम होगा। देखें, एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे जो अभी कॉस्टिंग आती है, जो कॉस्ट करते हैं कि हम एक्सपोर्ट होना हो, तो वो भी ये दिख रहा है कि 136 से ऊपर कॉस्टिंग आती नहीं है। टीसीपी भी एक्सपोर्ट पे दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट इस टाइम पे करना भी नहीं चाहिए जो रमज़ान के महीने बाबरकत महीने है। इसमें चीनी की खपत डबल नहीं 4 गुना बढ़ जाती है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपसे ये जो 137-38 रुपये भी चीनी का भाव है होलसेल में, ये 150 होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि फॉरवर्ड के सौदे हो रहे हैं। फरवरी का ये रेट है 140, 142, मार्च का 150 है। ऐसे करके सौदे हो रहे हैं जिस पे हमें खदशात हैं कि अगर फिलफोर इकदाम नहीं उठाए गए तो आवाम पे ये बोझ भारी बोझ हो जाएगा। मैं रिटेल में समझ रहा हूँ कि ये 170 रुपये बिकेगी, रमज़ान से पहले ही हो जाएगा ये, अगर इसको रोका नहीं गया। अगर रोक दिया गया तो इंशाल्लाह इस पर इम्पेक्ट आएगा। बिल्कुल, अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद है, कहते हैं कि सट्टेबाज सरगर्म है। यहाँ पर हुकूमत को चाहिए उनको लगाम दे, अगर लगाम नहीं दी जाती तो फिर बता देंगे जिस तरह होलसेल में कीमतों में इजाफा हो रहा है इसका इम्पैक्ट रिटेल की सतह पर पड़ेगा और रमज़ान मुबारक से कबल चीनी फ़ी किलो 170 रुपये तक जा सकती है। जी, वाफिर पैदावार के बावजूद चावल की कीमतों को पड़ लग गए। होलसेल की सतह पर मुख्तलिफ इक़साम के चावल 30 रुपये से 40 रुपये किलो तक महंगे हो गए। मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लेते हैं वसीम इफ्तिखार से।
जी बिल्कुल, जोड़िए बाजार में हम देख रहे हैं कि होलसेल की सतह पर चावल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। चावल जो है तकरीबन 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक मुख्तलिफ चावल जो है वो महंगा हुआ है। बात करें बनास्पति की, तो बनास्पति चावल जो है तकरीबन 40 रुपये इजाफे से 290 रुपये किलो पर पहुंच गया है। सीरा चावल भी 40 रुपये इजाफे से 285 रुपये किलो पर पहुंच गया है, जबकि पूनिया चावल भी 30 रुपये किलो इजाफे से 140 रुपये पहुँच गया। इस वक्त मेरे साथ ट्रेडर मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल से जानते हैं। फैसल, ये बताएं कि चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? चावल में माशाल्लाह इस वक्त पीछे से जो रेट बढ़े हैं ना, उसकी वजह से, क्योंकि जो 1509 की पोजीशन पहले 240 से 45 रुपए की हालत थे 11-21 बासमती के नए के, आज वही चावल 280 रुपए की बातें कर रहे हैं, गाड़ियों में 85 रुपए, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट भी हो रहा था और पीछे शॉर्टेज भी थी, ये वजह आती है। तो अभी क्या जो चावल फरोख्त करने वाले हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी जानिब से महंगा किया गया है क्या, या मसनूई बहरान पैदा किया गया है? मसनूई बहरान पैदा किया गया है, क्योंकि पीछे तो फसल बहुत लगी पड़ी है। नए जो फसल के जो माल है, चावल इस बार बहुत लगा है, और जो फसल इस बार हुई है बहुत अच्छी हुई है, और ये चावल एक्सपोर्ट हुआ है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ये चावल माना गया है पाकिस्तान का इस बार। जी बिल्कुल, चावल एक्सपोर्ट हुआ है, ताहम एक्सपोर्ट को जवाज़ बनाकर जो चावल के ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी जानिब से मसनूई बहरान पैदा किया गया है, जिसकी वजह से चावलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी।